नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज पे। आज हम बात करेंगे यदि आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर हो नहीं दे पा रहे हैं और ऑनलाइन देखिए, आज के समय में ऑनलाइन लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। यदि ऑनलाइन मिल जाता है तो एक दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ईएमआई पे कर दें या फिर ना पे कर पाए। पे कर देते हैं तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपने हर महीने की ईएमआई पे हो रही है, आपका ईसीएस ऑटो डेबिट हो रहा है, ऑटोमेटिक कट रहा है। दूसरा होता है कि आप लोन की ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की यदि ईएमआई नहीं दे पाते हैं और आपका ईएमआई न दे पाने के कारण आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है, जो ऑटो डेबिट है हर महीने वो बाउंस हो रहा है, तो बैंक को क्या करना, बैंक का क्या ईसीएस जो है आपके अकाउंट में ईसीएस चार्ज लग रहा है। हर कंपनियां एक महीने में दो तीन बार कर रही है तो ईसीएस चार्ज कर लेते हैं, चार्ज बढ़ते जाता है, कभी कभी तो निगेटिव में भी चला जाता है, तो कुछ लोग ईसीएस बंद कर देते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि क्या आपको ईसीएस बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, कि क्या जेन्युइन क्या है, करना चाहिए। तो बहुत लोग होते हैं इतने समझदार होते हैं कि किसी से पूछते भी नहीं है, बस ये सोचते हैं बस तो ऑटो डेबिट लगा हुआ है, माइनस में जा रहा है, उससे अच्छा है कि मैं ईसीएस को ही बंद कर देता हूं। तो ईसीएस बंद कर देता हूं तो उससे क्या नुकसान होगा, आज के टॉपिक यही है, ईसीएस बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहला काम हम लगभग हर वीडियो में बताते हैं आपको, अगर आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में आपको कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई ने साफ शब्दों में आपको बता रखा है, कंपनी को इन्फॉर्म कर रखा है, आपको बता रखा है आपके राइट्स है, आरबीआई का गाइडलाइन में है। यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को आप एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और ये लीगल प्रायर नोटिस जो देंगे जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के माध्यम से देना है। ये खुद एडवोकेट मत बनने के लिए आप अपने किसी भी एडवोकेट के माध्यम से जाइए, आपके एडवोकेट जो होंगे उनसे बताइए कि हमें कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना है, और नहीं मिलते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी मैं आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे दूंगा। और कोई अगर आपको करना क्या है, खुद एडवोकेट नहीं बनना है, लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से ही दीजिए, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है। आपको किसी विषम परिस्थिति में आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे, कंपनी को इन्फॉर्म करना आपका दायित्व है, आपका अधिकार है, आपका राइट्स है। आप नहीं बताएंगे तो कंपनी को पता कैसे चलेगा कि आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करें, आपकी क्या विषम परिस्थिति है, क्या विवाद हुआ है, दुर्घटना हुआ है, क्या हुआ है, तो ये सब चीजें होती है। तो आपको करना है कि आपको इन्फॉर्म कर देना है और जरिए रजिस्टर्ड। और एक चीज जान लीजिए, यदि आपने लोन लिया और मल्टीपल ईसीएस बाउंस हो रहा है, होता क्या है, कंपनियां एक महीने में 2 बार 3 बार 4 बार ईसीएस हिट कर देती, तो आपका अकाउंट माइनस में भी जाने लगता है। क्यों? क्योंकि ईसीएस चार्ज लगता है 250, कोई 500, कोई 700 रुपए लगने लगते हैं, तो जो अकाउंट माइनस में चला जाता है, जो माइनस में अकाउंट जा रहा है, तो आप सोचते हैं कि हमारा हर महीने 500-1000 रुपए माइनस में जो चले जा रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, ईसीएस बाउंस हो रहा है, ईसीएस का चार्ज लग रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ईसीएस को ही स्टॉप कर देते हैं। तो क्या ईसीएस को स्टॉप करना चाहिए? तो जान लीजिए, अगर आप ईसीएस को स्टॉप करते हैं, इसका मतलब एक बार आपने कंपनी को परमिशन दिया, ई मैंडेट किया, और आज आपने उस परमिशन को हटा लिया, माने ईसीएस को स्टॉप कर लिया। इसका मतलब आपने जानबूझ के ऐसा किया। यदि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं तो आप धोखाधड़ी कर रहे हैं बैंक और कंपनी के साथ। तो कंपनियां आपको बीएनएस की धारा 316 और 318 में कंप्लेन कर सकती हैं, एफआईआर कर सकती हैं। आप उनको एक अधिकार दे दिए, एक बार आपने ई मैंडेट कराया, कम परमिशन दिया, और उसके बाद उसी ईसीएस को कुछ महीने बाद उसको स्टॉप कर दिया, जो कि धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। तो आपको धोखाधड़ी नहीं करना है, आपको ईसीएस स्टॉप नहीं करना है। साफ साफ ईसीएस पर चार्ज लग रहा है, लगने दीजिए, अकाउंट माइनस में जा रहा है, वो अलग मैटर है, माइनस में जा रहा है, लेकिन आपको ईसीएस को स्टॉप नहीं करना है। और ईसीएस अगर कई मल्टीपल ईसीएस डिफॉल्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कंपनी को लीगल नोटिस दे दीजिए। एक नोटिस ये दे दीजिए, क्या आप जो एग्रीमेंट हमारे और आपके बीच में जो संविदा हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए, उसमें बताइए कि आप महीने में मैंने एक बार ईसीएस हिट करने की परमिशन दिया था, कि एक महीने में एक बार ईएमआई डिफॉल्ट, एक बार ईएमआई
आपको डिटेक्ट होगी, एक बार EMI डिफॉल्ट होगी, क्योंकि एक बार डिटेक्ट होगी तो एक ही बार डिफॉल्ट होगी। आपको किसने परमिशन दे दिया कि महीने में आप 4 बार 5 बार हमारे अकाउंट को ECS हिट करा रहे हैं? आप एक लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए, आप एक लीगल नोटिस दे दीजिए कि आप मुझे एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए और एग्रीमेंट में बताइए कि कहां ये क्लॉज लिखा है कि महीने में 5 बार ECS हिट होगा, 4 बार ECS हिट होगा। ऐसा कोई लिखा है, कोई रिटेन में है? कंपनी भाग जाएगी, कंपनी बताएगी नहीं आपको कि हाँ इतना लिखा है ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आपका 5 बार ECS होगा। तो पहला काम क्या है, आपका राइट्स चाहिए। कंपनी को एक नोटिस दे दीजिए, लीगल नोटिस दे दीजिए, और उसके बाद लीगल नोटिस देने के बाद आपका ECS के वो जो एग्रीमेंट आपकी कॉपी मांगे तो आपको एग्रीमेंट भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा राइट्स ही नहीं है, ऐसा अधिकार ही नहीं है। वो जो कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं, एक महीने 5 बार हिट करा रहे हैं, ये लॉफुल नहीं है, ये तो गलत तरीका है। लेकिन उसी तरीके से बचने के लिए आप क्या सोचते हैं कि ECS को जो मंडेट किया है उसको ही कैंसिल करा देते हैं, अब ना ECS कटेगा ना मेरा माइनस में होगा। तो इतनी बड़ी गलती मत करिए, नहीं तो जो आपके ऊपर एक कंपनी चाहे तो FIR करा सकती है, कंप्लेन केस करती है, 316 318 में कंप्लेन दर्ज कर सकती है, सम्मन आ सकता है, नोटिस आएगी, BW वारंट हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई काम मत करिए जिससे बैंक आपके ऊपर 316 318 में FIR दर्ज करा सके। तो ऐसी कोई गलती आपको नहीं करना है। आपका जो काम है, जो राइट्स है, जो अधिकार है, कभी भी कोई नोटिस आए, नोटिस देखिए आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, ECS डिफॉल्ट हो रहा है, नहीं दे पा रहे हैं, आपको कंपनी को अवगत कराइए। कंपनी आपको रिकॉल नोटिस दे रही है, डिमांड नोटिस दे रही है, आर्बिट्रेशन नोटिस दे रही है, तो जो नोटिस आ रही है रिकॉल का जवाब दीजिए, डिमांड नोटिस का जवाब दीजिए, आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दीजिए। क्योंकि यदि आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं किसी भी सब परिस्थिति के कारण, तो कंपनी को इन्फॉर्म करना और कंपनी को नोटिसों का रिप्लाई करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी फाइल मेंटेन कर रही है, कोर्ट में मैटर जाएगा तो कंपनी बताएगी मैंने इनको रिकॉल नोटिस दिया, डिमांड नोटिस दिया, आर्बिट्रेशन नोटिस, इतनी नोटिस दी, इन्होंने कोई भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। यानी कि आप जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं हो, आप बिल्कुल डिफॉल्टर हो, आप भाग रहे हैं, आपकी नीयत खराब है। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपका नुकसान। कोई भी नोटिस है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जो नोटिस है नोटिस का जवाब दीजिए, आर्बिट्रेशन के नोटिस का ऑब्जेक्शन दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए एक मजबूत ड्राफ्ट बना के दीजिए, ताकि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को ही रोक दिया जाए। क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया दोनों की सहमति से होना चाहिए। अगर आपकी सहमत नहीं है, आपने आपत्ति दिया है, तो उसके बाद भी अगर कंपनी अवार्ड पास करती है तो उस अवार्ड को शून्य मान लिया जाएगा। तो शून्य मान लिया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन देना है। उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, कलकत्ता में हो, अहमदाबाद में हो, जयपुर में, जहां भी होगा, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बिल करा दूंगा। और कोई भी किसी एडवोकेट का नोटिस आता है, नोटिस का जवाब आपको एडवोकेट के माध्यम से ही देना है। और आगे सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस है, 13(4) का नोटिस, आप पर्सनली हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।